हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं आपके हिस्ट्री के पेपर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन सीरीज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। लेट्स टॉक अबाउट आपके 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है और इस 2.5 घंटे में जो है आपको 85 मार्क्स का पेपर करना होता है हिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले जो है इसमें निर्देश दिए गए कि खंड अ और खंड ब है। जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो घबराएंगे नहीं, वो जरूर मेरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आपको समझना तो हिंदी में ही होता है। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इंग्लिश में अलग होते हैं और हिंदी में अलग होते हैं, बट आप बहुत ईजिली समझ पाएंगे यदि आपको स्टोरी क्लियर होगा तो। सबसे पहले खंड अ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले खंड अ में जो सबसे पहले लिखा है यहाँ पर, तराई के दोनों युद्ध कब व किनके मध्य हुए थे। अब देखिए, यदि तराई का युद्ध बोल रहा है तो याद रखना है आपको कि जो तराई का प्रथम युद्ध था वो 1191 में हुआ था और दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 में हुआ था। तो 1191 में तराई का पहला युद्ध हुआ था और 1192 में तराई का दूसरा युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जो काफ़ी फेमस कहानी है, आप सभी इसके बारे में जानते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है वो ये है कि 1900 के विश्व में उच्च साक्षरता के किन्हीं दो सूचकांक का उल्लेख कीजिए। तो 1900 के वर्ल्ड में भाई जो हाई लिटरेसी की बात की जाती है, जो मैं इंग्लिश टर्म में जरूर आपके साथ बोलूँगा, हाई लिटरेसी की अगर हम लोग बात करते हैं, मतलब उच्च साक्षरता की बात करते हैं, तो दो इसमें जो है इंडेक्स आपको देने, दो सूचकांक देने हैं। तो 1900 के विश्व में उच्च साक्षरता के दो सूचकांक थे। देखिए, पहला तो ये था कि जो प्राइमरी स्कूल्स थे, मतलब प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में उपस्थित थी और समाचार पत्रों का व्यापक प्रचलन था। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी स्कूल से वहाँ बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे थे और समाचार पत्र, न्यूज चैनल्स, न्यूज जो था आपका न्यूज पेपर्स था वो बड़े लेवल पे था। एक चीज़ मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि ये पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगा। जैसा कि यूट्यूब पर हमारा चैनल है GCC&IOS क्लासेस, ठीक वैसे ही जो है टेलीग्राम पर भी हमारा एक चैनल है और GCC&IOS क्लासेस के नाम पर ही मैंने बनाया है। तो बड़ी इजीली आप वहाँ जा सकते हैं, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ और वहाँ से आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और आपको मुझे देना है, मैं बार बार सर कितनी इन्फॉर्मेशन देंगे। इसका जो सिलेबस है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, ये तैयार हो रहा है। तो बहुत जल्द जो है इस महीने तैयार हो जाएगा। तो आप जब भी पेपर देने वाले हैं आप इनके सिलेबस को परचेज कर सकते हैं और प्राइस जो है बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया। जितना कि आप नॉर्मल मोबाइल रिचार्ज कराते हैं उतना में आपका जो है आराम से आप वन टाइम में पे करके इसको आप ले सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने स्टडी को अच्छा करके अप टू 80% या एबव नंबर ला सकते हैं। तो जातक क्या है? देखिए, जातक जो है बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं। अगर आप बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध के बारे में आप जानते हैं, तो महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना होता है। तो महात्मा बुद्ध धर्म जो ग्रंथ है, जो किताब होता है, किताब का मतलब समझिए जैसे कि हर ग्रंथ हर धर्म का एक, जैसे हिंदुओं का भगवत गीता है, मुसलमानों का कुरान है और आप सिखों का देखेंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक वैसे ही बौद्ध धर्म का भी एक ग्रंथ है जिसको हम लोग जातक कहते हैं, जिसमें लिखित विवरण होता है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति बहुत प्रसिद्ध है इसके अंदर। मैं थोड़ा इसको इधर कर लेता हूं जिससे ये मेरे और सामने आ जाए, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, सॉरी उससे ऊपर प्रशस्ति क्या है। 2 नंबर का सवाल यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रशस्ति क्या है। तो देखिए, जो प्रशस्ति है एक प्रकार का अभिलेख होता है। अभिलेख मतलब उसको कहते हैं हम लोग, अभिलेख जब पत्थरों पर या किसी चीज पर उसको लिखा जाता है उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं, जिसमें लिखित विवरण है। और समुद्रगुप्त का, अच्छा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया देखने में। जातक के बारे में बता रहा था, जातक था कि बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की गाथाएं हैं, है ना। और बौद्ध साहित्य में जातक का प्रथम स्थान है, तो बौद्ध साहित्य में जातक को फर्स्ट दिया जाता है। प्रशस्ति क्या है? तो प्रशस्ति एक प्रकार का अभिलेख होता है जिसमें लिखित विवरण होता है, लिखत होता है। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी समुद्रगुप्त का एक प्रयाग प्रशस्ति के नाम से वो बहुत ही फेमस है। आगे इसमें लिखा है यहाँ पे कि प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य सरोकार क्या थे। तो इनिशियल अगर आप भारत के
इंडियन कांग्रेस की बात करते हैं तो मुख्य सरोकार क्या थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो 1885 में हुआ था। ये डेट आप बिल्कुल पॉइंट आउट करके चलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। और एक अंग्रेज अफसर A.O. ह्यूम के प्रयासों से मुंबई में हुआ था। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि A.O. ह्यूम, ये जरूर आपको याद रखना, एक अंग्रेज ऑफिसर A.O. ह्यूम, और इन्होंने जो है मुंबई में प्रयास किया और मुंबई में प्रयास करने के बाद इसको गठन किया गया। इसके सदस्यों में शामिल थे फिरोज शाह मेहता, ठीक है, और बदरुद्दीन W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और रमेश चंद्र दत्त, ये सारे शामिल थे। तो ये नाम आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर। प्रारंभ में कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना ही नहीं था, ब्रिटिश सरकार का विरोध करना भी उसके कार्यक्रम में नहीं था। वास्तव में यह भारत की शिक्षित एवं अभिजात वर्गों की एक संस्था थी जो वैधानिक तरीकों से अपनी समस्याओं का निदान ढूंढना चाहती थी। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ और बताता हूँ। शुरुआती में जब कांग्रेस का गठन किया गया था तो आप सभी जानते हैं कि एक अंग्रेज ऑफिसर के प्रयास से हुआ था। तो बहुत ही छोटी सी ये समझने वाली बात है कि आखिर एक अंग्रेज ऑफिसर अगर कांग्रेस का प्रयास, अपने प्रयासों से कांग्रेस का गठन करता है तो वो क्यों अंग्रेजों के विरुद्ध इसको शामिल करेगा। आप ये पॉइंट समझिए यहाँ पर। तो A.O. ह्यूम क्यों एक अंग्रेज होकर अंग्रेजों के खिलाफ जाएंगे, तो सीधी सी बात ये हो गई कि भाई कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो इसलिए नहीं हुआ था कि भारत को आज़ादी दिलवाई जाए, ना ही अंग्रेजों का विरोध किया जाए। ये बात आपको क्लियरली इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और साथ में आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ में देखिए, ब्रिटिश सरकार का विरोध भी नहीं करना था। वास्तव में यह भारत की एक एजुकेशनल, शिक्षित एवं अभिजात वर्गों की एक संस्था थी। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें एजुकेशनल लोग थे और साथ में उन वर्गों के लोग थे जो कहीं ना कहीं जो अच्छे खासे पैसे वाले थे और ठीक ठाक लोग थे, जिनकी पहुंच सरकार तक थी यानी अंग्रेजों तक थी। अपनी समस्याओं का निदान ढूंढने के लिए कांग्रेस को बनाया गया था। इसके मुख्य सरोकार क्या थे? अगर आप इसके मुख्य सरोकार की बात करते हैं तो मुख्य सरोकार में क्या था, अगर आप पॉइंट्स बाय पॉइंट की बात करें यहाँ पर, अगर कुछ पॉइंट यहाँ मैं आपको डील करूँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट देखिए, इनके जो पॉइंट मैं यहाँ पर डील करता हूँ। सबसे पहला जो इनका था कि कपास के आयात कर को भारतीय के अनुकूल बनाना। आयात मतलब आप समझते हैं, एक होता आयात, एक होता निर्यात। आयात और निर्यात, देखिए आयात मतलब, निर्यात मतलब क्या होता है, निर्यात करना, निकालना, बाहर ले जाना। आयात का मतलब होता है आना। तो कपास के आयात कर को भारतीयों के अनुकूल बनाना। जब आयात होगा कपास का तो भारतीयों के अनुकूल इसको बनाया जाए। इसमें यह भी एक बात थी कि भारत में जो है, आप सभी जानते हैं कि जितने भी यानी कच्चे मटेरियल थे वो अंग्रेज अपने यहाँ ले जाते थे और वहाँ अपने फैक्ट्री में बनाकर वापस यहाँ पर सामान, अपना कपड़े वगैरह बेचते थे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए। जितने भी सरकारी सेवाएं हैं वो तो किसके कंट्रोल में थी, कहीं ना कहीं अंग्रेजों कंट्रोल में थी। सरकारी इस तरह से था, उसको भारतीयकरण किया जाए, एक भारत के रूप में दिया जाए, ताकि भारत के लोग, अनुकूल एक वर्ड होता है, मतलब ऐसा चीज जो कि भारत के लोगों को ये लगे। देखिए एक मेंटालिटी थी, जब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि यार यहाँ के लोग बहुत विरोध कर रहे हैं तो वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। तो यहाँ जाना नहीं चाहते थे तो वो ये सोचते थे कि कुछ ऐसा उपाय बने। देखिए आज की सरकार है तो आज की सरकार जैसे बीजेपी है, इससे पहले कांग्रेस थी, अब ये पार्टियां काम कर रही है। तो अब हम ये थोड़ी ना चाहते हैं कि ये विदेश भाग जाए, है तो अपने ही देश का। तो ये भी एक मेंटालिटी सेट कर रहे थे ताकि जो इंडिया के लोग हैं वो इन्हें बस झेलते रहें और मतलब थोड़ा बहुत अच्छा काम, मतलब इनके अनुकूल कुछ काम किया जाए, जिन्हें ये लगे कि यार ये सरकार तो हमारे लिए भी सोच रही है। बट इनका जो अंदर का पर्पस था यही था कि इसको लूटो जितना लूट सकते हो। थर्ड पॉइंट है ब्रिटिश सरकार की अफगान नीति का विरोध है। तो अब ये सारे पॉइंट जब आप मेरा सिलेबस परचेज करेंगे वहाँ डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ लिखा है ब्रिटिश सरकार की अफगान नीति का विरोध। ब्रिटिश सरकार ने अफगान के लिए एक नीति बनाई थी तो उसके लिए क्या है, एक विरोध है। एंड फोर्थ यहाँ पर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और प्रेस पर नियंत्रण का विरोध है। एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, एक प्रेस लाया गया था जिसमें नियंत्रण था यानी कंट्रोल था। तो अगर आप कंट्रोल की बात करते हैं मतलब प्रेस पे, प्रेस क्या करता है, मीडिया को बहुत तेजी से किसी भी चीज को फैला देता है। ये कुछ 4 पॉइंट थे जो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अथवा में सवाल करके यहाँ पर दिया है कि 1905 में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन के विरोध के मुख्य तरीके क्या थे। तो
तो 1905 की बात आप समझिए, यहाँ पर 1905 की बात हो रहा है, स्वदेशीता बहिष्कार आंदोलन 1905। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ये जितना आप बढ़िया से याद कर लेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। 1905 का जो डेट है वो कौन सा डेट है? बंगाल का विभाजन डेट है। ठीक है, बंगाल विभाजन का मतलब है, पहले बंगाल में आप समझेंगे तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, झारखंड तो खैर बहुत बाद में हुआ, और आपका पश्चिम बंगाल जो आज का कहते हैं, ये सारे एक ही माना जाता था। तो बंगाल का विभाजन हुआ, तो बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ। विरोध कर रहे थे लोग, बंगाल का विभाजन ना किया जाए, लेकिन फिर भी हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक में बहिष्कार का संकल्प पारित करके स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। यानी कि वो दिन था 7 अगस्त का 1905 में ही, और वहाँ पर एक मीटिंग किया गया, इन लोगों ने मीटिंग किया, और मीटिंग करने के बाद ये डिसाइड किया कि हम संकल्प लेते हैं कि भाई हम कुछ भी करेंगे लेकिन बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे, और हम साथ में विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार करेंगे, क्योंकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना बहुत ही जरूरी है, और स्वदेशी वस्तुओं का उनकी जगह व्यवहार करना राष्ट्रीय व्रत बन गया। एक व्रत करते हैं, पूजा पाठ हम लोग करते हैं, तो इसका राष्ट्रीय व्रत बन गया। विदेशी वस्त्रों को जलाना तथा विदेशी वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों पर धरना देना शुरू करते थे जो विदेशी चीजें बेचते थे। राजनीतिक कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग बन गया था। ये सारी चीजें हैं जो आप ध्यान रखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के विरोध के मुख्य तरीके क्या थे। तो तरीका में यही था कि भाई हम स्वदेशी चीजें अपनाएंगे, विदेशी चीजों का विरोध करेंगे, और साथ में एक चीज ये भी था कि भाई जो भी अगर विदेशी सामान बेचता है तो उसके दुकान के आगे हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और स्वदेशी चीजें अपनाना हमारा राष्ट्रीय व्रत होगा। आगे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ग्लासनोस्ट तथा पेरेस्ट्रोइका से क्या तात्पर्य है? ये 4 नंबर का सवाल है, इसको हम लोग समझेंगे। इस सवाल को कहता है ग्लासनोस्ट एक प्रकार की नीति थी जिसका मतलब था खुलापन। खुलापन का मतलब होता है ओपन माइंडेड। इसे सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने प्रारंभ किया था। तो आप ध्यान रखेंगे, मिखाइल गोर्बाचोव नाम है, ये आप पढ़ेंगे। सोवियत संघ नाम पहले जाना जाता था, सोवियत संघ से ही रसिया निकला जो कि बहुत बड़ा देश है, यूक्रेन हो गया, इसके साथ में और भी बहुत सारे देश हैं जो कि उससे अलग हुए थे। तो इनके अलग होने से पहले जो इसका नाम था वो सोवियत संघ था। ये 1991 में ये अलग हुआ था। इसके पीछे भी बहुत बड़ी लंबी कहानी है, कोल्ड वार है, जो कि आपको डिटेल में, आपको जब सिलेबस आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसका उद्देश्य था देश को रूपांतरित करना और पुनः मजबूत बनाना, जबकि पेरेस्ट्रोइका सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा शुरू की गई नीति थी जिसका उद्देश्य यही था कि भाई सामाजिक क्षेत्रों का पूर्ण गठन करना था। अच्छा, एक मिस्टेक ये भी था सोवियत संघ के जो आप मिखाइल गोर्बाचोव नाम है यहाँ पे, उन्होंने हर चीज को जो है सरकारी कर दिया, सरकारी के चक्कर में बना दिया तरकारी। तरकारी का मतलब ये है, आप जानते हैं सरकारी काम कैसा होता है। तो जहाँ आप देखेंगे नाटो वाले जो देश थे, अमेरिका वगैरह, वो प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो थे, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोशलिज्म पर फोकस कर रहे थे, जहाँ हर चीज़ को गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर में लाया जाए। और इसका रिजल्ट भी ये हुआ कि भाई सोवियत संघ और बाकी चीज़ें ऐसा टूटा कि भाई एक रसिया अलग केवल हुआ, बाकी छोटे छोटे देश अलग हो गए। अगला है स्टार वार से आप क्या समझते हैं? स्टार वार से आप क्या समझते हैं? देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव नामक एक बहुत ही मॉडर्न वेपन्स सिस्टम तैयार किया था, यानी कि नवीन हथियार प्रणाली विकसित किया था। अब इसमें था क्या, इसको समझते हैं। यहाँ पर इसको मंजूरी दे दी गई थी, स्टार वार्स के रूप में भी जानी गई। स्टार वार का मतलब है एक ऐसा वेपन्स, एक ऐसा हथियार जो काफी मॉडर्न होगा। और ये किसने किया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया था। उनका नाम आप देखेंगे तो नाम याद रखना, डोनाल्ड रीगन उनका नाम था। इससे विनाश के लिए और हथियारों का विकास होने लगा, मतलब इससे विनाश के लिए, इसको और विनाश करने के लिए जो है, मुझे ऐसा लगता है इससे नहीं इसको होगा, और हथियारों का विकास होने लगा, और हथियार इसके सामने आने लगे, और भी देश इस पे काम करने लगे कि भाई हमें उनसे और आगे बनाना है। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं यहाँ पर कि बड़े कारखानों के उदय से श्रमिक किस प्रकार प्रभावित हुए, किन्हीं 4 प्रभावों की विवेचना कीजिए। अच्छा, एक मुझे बात बताइए कि बड़े कारखानों की जब हम लोग बात करते हैं तो बड़े कारखाने जब बनेंगे, उनका उदय होगा, तो श्रमिक किस प्रकार प्रभावित होगा? तो भाई उनको तो और अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, हैं, रोटी कपड़ा और मकान,
यही तो आपने पूरे पहले के फिल्मों में देखते थे। क्या है भाई, तो हमें नौकरी करने आए हैं। उसमें बिजनेस बढ़ता था, तो मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है, तो मेरे पास माँ है। तो इस तरह की चीज़ें जो है डायलॉग्स आपने फिल्मों में सुना है, जाना है इनमें। तो इसमें यह है कि श्रमिक का क्या प्रभावित हुआ। आप लाडला मूवीज देखिए या बहुत सारे मूवीज देखते हैं जिसमें पहले के टाइम में हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो है हीरो जो है वो लेबर का काम करता है, वो फैक्ट्री में श्रमिक का काम करता है। आपने ये चीज़ें देखी है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये लिखा है यहाँ पर कि बड़े कारखाने का जब उदय होगा तो भाई रोजगार मिलेगा श्रमिकों को, श्रमिक लोग और अच्छे से काम करेंगे। तो किन्हीं 4 प्रभावों की विवेचना कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा है यहाँ पर कि बड़े कारखानों के उदय से श्रमिक विभिन्न प्रकार से प्रभावित हुए। कुछ रोजगार बढ़ा, कुछ रोजगार बढ़े, कुछ ने बेरोजगारी का सामना किया, कुछ बेरोजगार भी हो गए। कारखाने में श्रम मुहिम कामगारों के भत्ते में परिवर्तन हुआ। ये कुछ पॉइंट है जो आप लिखेंगे। अथवा में करके एक सवाल और यहाँ पर दिया गया है कि सामयिक शहरों के सामाजिक जीवन में गरीब तथा अमीर के बीच उभरे प्रत्यक्ष भेदों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर आप शहरों की बात करते हैं तो अमीरी और गरीबी की खाई बहुत बड़ी हो जाती है। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, आप भी कोई ना कोई शहर में रहते होंगे। तो शहरों में होता क्या है कि अमीर और अमीर होता चला जाता है और गरीब और गरीब होता चला जाता है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहले तो ये गरीब आदमी जब काम करने के लिए आता है तो उसके पास टाइम ही नहीं होता कि एक्स्ट्रा कुछ सोच सके। तो उसमें होता क्या है कि उस केस में वो कोई ना कोई 8 या 10 हज़ार या 15 हज़ार की जॉब या नौकरी करता है। उसके पास उसका परिवार भी होता है। तो एक तो उसके पास टाइम नहीं है और दूसरा सैलरी इतनी कम है कि वो आगे बढ़ने के बारे में कभी इस तरह की चीज़ें नहीं सोच सकता, ना कर सकता है। तो टाइम से भी वो मार खाता है, पैसे से भी मार खाता है और बाकी समय के साथ बुद्धि भी खराब हो जाती है। क्या उस बुद्धि काम होगा? तो आदमी केवल इस पेट को और अपने परिवार को चलाने के लिए रहा जाता है। लेकिन अमीर लोगों के पास क्या है, अमीर लोगों के पास पैसा होता है, पैसे को बढ़ा के और पैसा बढ़ जाता है और चीज़ें बढ़ती चली जाती है। तो वहाँ पर अमीर और अमीर होते चले जाते हैं। तो हम शहरों की अगर हम बात करते हैं तो गरीब और अमीर के बीच में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से जो डायरेक्ट हमें दिखता है वो हमें देखना पड़ेगा। उनके शहर में ठिकाने एकदम बिल्कुल अलग अलग हैं। जहाँ अमीरों की अलग अलग कोठियाँ होती है, गरीबों का झुग्गी होता है, गरीबों का छोटा छोटा घर होता है, उसका सिस्टम भी बहुत ही अलग है। आप अमीरों के देखेंगे कि बहुमंजिल मल्टी बिल्डिंग्स है, कई सारे फ्लोर्स होते हैं, इमारत है, ठीक है। इसके अलावा मॉल, बड़े स्टोर, पार्क, मुख्य मार्ग, ये सारे मॉडर्न आपको मिलते हैं जो जमीनी संसार को बिल्कुल बदल कर रख देता है यहाँ पर। तो आपको समझना पड़ेगा जहाँ अमीरों के लिए सारी फैसिलिटी है वो गरीबों के लिए यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। अगर है भी तो गरीब, ऐसा नहीं गरीब को रोका जाता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है कि ये चीज़ें कर सके वो। आगे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पाटलिपुत्रा के बारे में दिया। ये वही पाटलिपुत्रा है जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। पटना मतलब आप ये समझिए कि पहले इसको पाटलिपुत्रा के नाम से जानते थे, लेकिन अब ये पटना के नाम से जाना जाता है। तो पाटलिपुत्रा के उत्थान में कौन सी भौतिक विशेषताओं ने योगदान दिया? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री में जितने भी आप उठा के शहर देखेंगे उन सारे शहरों में एक चीज़ आपको पुरानी शहरों में बात आएगी, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी नदी के किनारे बने होते थे। अब नदी किनारे बने रहने से क्या होता था कि पानी का पूरा सोर्स उनको मिलता था। तो पटना भी जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। तो प्राचीन पटना में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र का महत्वपूर्ण स्थान थे। मौर्य युग में यह महत्वपूर्ण और हो गया, जो मौर्य युग आया वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, और ये फेमस हो गया यहाँ पर। इसके उत्थान में अनेक भौतिक विशेषताएं, बहुत सारे फिजिकल वर्क किया गया, जैसे कि धर्मशाला बनाना, कुएं बनाना, बहुत सारे ऐसे काम किए गए। वहाँ की भूमि बड़ी उपजाऊ थी। पटना की भूमि, वहाँ की भूमि भाई ये जलोढ़ मृदा वाली मिट्टी है, ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यह नगर स्वयं भी गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ था और बड़ा ही शोभनीय था, बहुत ही सुंदर था यहाँ पर। और पाटलिपुत्रा से पहले जो राजधानी थी वहाँ का मगध साम्राज्य का, वो था राजगृह। जो हमारा घर है वहाँ, मेरा राजगीर मेरा घर है बिहार में, तो राजगृह है जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, उसकी एक अपना इतिहास है, वो भी शायद आपको पढ़ना है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो आज भी कहते हैं स्वर्ण भंडार है, जहाँ दीवार पर जो है गेट है उस पर पढ़ देंगे, क्या लिखा हुआ कोई नहीं जानता, उस लैंग्वेज को कोई नहीं जानता, वो अगर कोई पढ़ दे तो वो खुल जाएगा, अंदर सोने का भंडार है। और पर्यटक लोग आते हैं, अंग्रेजों ने कई बार तोप से उसको उड़ाने की कोशिश की लेकिन वो उड़ा नहीं पाए। इसके अलावा शांति, महात्मा बुद्ध का भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जब वो टॉपिक आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा उसमें। आगे हम लोग बात करते हैं। अथवा मगर एक सवाल यहाँ पर आपसे दिया है कि नव पाषाण युग की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो अगर आप नव पाषाण युग की बात करते हैं, नाम सही है नव
पाषाण, है ना। तो नव पाषाण युग की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसमें देखिए, अगर आप बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषिकरण और पशुपालन का इतिहास जो है वस्तुतः नवपाषाण संस्कृतियों के उदय से ही प्रारंभ होता है। अगर आप नवपाषाण संस्कृतियों की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में नवपाषाण युग के स्टार्टिंग के बाद जो है एग्रीकल्चर में और खासकर डेयरी में, पशुपालन में, एनिमल हस्बेंड्री में बहुत तेजी से जो है बस मतलब इतिहास में ये बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ। इसमें 4 विशेषताएं हैं, 4 यहाँ ऐसे पॉइंट हैं जिसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम सबके पूर्वज रहे हैं भाई, जहाँ से ये चीज़ें आई है। सो एनीवे, सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि नवपाषाण युग में मनुष्य ने कृषि कार्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, कृषि कार्य बिंदास तरीके से वो सीख गए थे। दूसरा ये था कि पशुपालन कला उनके पास था कि भाई किस तरह से पशुपालन करेंगे। तीसरा ये था कि नवपाषाण युग में ही मनुष्य में वस्त्र बनाने को कला, कपड़े पहले तो पत्ते पता नहीं क्या क्या लपेट बैठ के रहते थे हम लोग, लेकिन अब नवपाषाण युग में जो है नया है एकदम, तो खेती करना सीख गया, पशुपालन करना सीख गया, साथ में वस्त्र बनाना सीख गया। और नवपाषाण युग में जो है मनुष्य ने बर्तन बनाने की कला डेवलप कर ली, उसने पौधों के रेशे और पशुओं के बालों से वस्त्र में बनना, मतलब सारे चीज़ें नवपाषाण युग में किया। तो उससे पहले क्या कर रहा था भाई तो यहाँ पर जो है समझिए, यहाँ पर हंसने या मजाक वाली बात नहीं है, बस मुझे ऐसे ही थोड़ा सा फनी टाइप का लग रहा है ये कि इससे पहले फिर क्या कर रहे थे ये लोग। तो नवपाषाण युग में याद रखिएगा, मेरी बातें आपको याद रखना, एग्जाम में पूछेगा कि भाई नवपाषाण युग की 4 विशेषताओं के बारे में बताइए। तो नवपाषाण युग में सबसे पहला तो ये था कृषि कार्य कर लिया है, और दूसरा ये था इसमें पशुपालन कर लिया, मेरी हंसी क्यों नहीं रुक रही भाई, और तीसरा ये था इसमें मनुष्य ने कपड़े बनाना सीख लिया, और साथ में बर्तन जो है हम लोग खाते हैं तो भाई उस तरह के तो नहीं होगा, लेकिन मिट्टी का बर्तन जो है गांव में मैंने देखा था, वो बड़ा सा गड्ढा करते हैं, फिर उसमें मिट्टी का बर्तन, उसमें पहले तो वो कच्चा ही होता है मिट्टी का, फिर उसे पकाते हैं यहाँ पे। खैर आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि हुमायूं को उत्तराधिकारी बनते ही जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उनमें से किन्हीं 4 समस्याओं पर विचार कीजिए। आप हुमायूं के बारे में जानते ही होंगे, है ना। तो हुमायूं एक मुगल सल्तनत का एक आप बोल सकते हैं सुल्तान, या जो भी सल्तनत का कह सकते हैं। तो हुमायूं जब राजा बना, आप समझिएगा, तो हुमायूं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उनमें से 4 मुख्य, मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना इसको, ठीक है, याद रखना है इसको। सबसे पहला ये था कि हुमायूं, सबसे पहला था असंगठित साम्राज्य। साम्राज्य था वो असंगठित था, यानी हुमायूं को पैतृक संपत्ति के रूप में बहुत ही विशाल मिला, लेकिन वो क्या था, असंगठित था। एक होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, वो नहीं था। तो बाबर अपने युद्ध में व्यस्त था, बाबर अपने युद्ध में व्यस्त था और अपने साम्राज्य को संगठित नहीं कर पाया। तो भाई पिताजी ने तो बहुत ही बढ़िया, उनके पूर्वजों ने तो खैर पूरा जीत लिया, लेकिन उसको जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहला काम हुमायूं का था उसको संगठित करना। दूसरा यहाँ पर ये था, यहाँ पर भाइयों और संबंधियों का षड्यंत्र था, ये लोग आपस में ही मारे जाते थे। सबसे बुरा मुझे यही लगता है, और आज भी भारत की यही सबसे बड़ी चीज़ है। कभी भी भारत में जो आक्रमण हुआ है ना, तो वो किला का दरवाजा इतना मजबूत होता था कि बाहर से कोई तोड़ नहीं सकता है। तो हमेशा किला का दरवाजा अंदर से खोला गया है, बाहर से किसी नहीं खोला, गद्दार हमारे यहाँ रहा है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाइयों और संबंधियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर है। उसके भाई और संबंधी दिल्ली की गद्दी पे अधिकार पाना चाहते थे, इसलिए वो हुमायूं के विरुद्ध जो है षड्यंत्र की रचना कर रहे थे और उसके विरुद्ध शत्रुओं का साथ दे रहे थे। तीसरा यहाँ पर है शेरशाह का उत्थान, यानी दक्षिण बिहार में शेरशाह ने एक मजबूत सेना खड़ा कर दिया था अब, और अफगानों को संगठित कर लिया था। तो हुमायूं पर आक्रमण करने की तैयारी चल रही थी, और ये भी डर था हुमायूं को, क्योंकि शेरशाह नाम ही था भाई शेरशाह, तो वो भी अफगानों का साथ था, सेना तैयार कर लिया था। चौथा है चुनार का घेरा। हुमायूं ने 4 मास तक चुनार के किले को घेर रखा था। हुमायूं ने 4 मास तक चुनार के किले को घेर रखा था। इसी बीच शेरशाह ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और हुमायूं को पराजित कर दिया। ये इधर लगे थे कहाँ, अरे भाई साहब कहाँ लगे थे तुम, चुनार के किले में घेरने में लगे थे। और उधर शेरशाह बोले मौका बढ़िया है, चलते हैं इसको जो है, दुश्मन को उस समय अटैक किया जाता है जिस समय वो कहीं व्यस्त होता है, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी। जब वो कहीं व्यस्त होता है तो उस समय धावा बोलना, पराजित करना आसान होता है। जैसे आप देखिए कश्मीर के जो हिस्सा हुआ, एक हिस्सा तो पाकिस्तान को किया है, अभी बता रहा हूँ, इसके अलावा एक हिस्सा तो भारत के पास नहीं है, और एक छोटा सा हिस्सा अक्साई चीन जो है वो चीन ले रखा है, वो भी उसकी कहानी जो मैं कभी आपको बताऊंगा। तो चाइना का अगर आप मैप देखेंगे, चाइना का अगर इस तरह से मैप देखेंगे इस तरह से, तो बीच में चाइना में क्या है मैं आपको इस तरह से क्लियर करके बताता हूँ। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, यहाँ पर बीच में पहाड़ियाँ आती है,
अब देखिए चाइना के इस पार्ट से यहाँ आने में इन पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है। ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, इनसे ऊपर जब विमान वगैरह जाता है तो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। अब यहाँ पर भारत यहाँ से इस तरह से अगर है, यहाँ पर इस तरह से भारत का है, तो भारत यहाँ अरुणाचल प्रदेश से भारत का एक हिस्सा, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश से भारत का ये हिस्सा। तो एक तो ऐसे कंडीशन में अगर चाइना कहीं बिजी होता है, ऐसे जो हमारे हमारे मतलब जो ग्रुप होता है ना, जैसे कि आप बहुत सारे ग्रुप समूह बनाते रहते हैं लोग ये, तो उसमें अगर किसी देश पे अटैक करता है और वो लगता है कि हमें भी चाइना पे अटैक करना चाहिए, तो उस टाइम पे जब चाइना बिजी हो तो एक तो इसको अरुणाचल प्रदेश से अटैक कर देना चाहिए और दूसरा अटैक कर देना चाहिए यहाँ से, मतलब अक्साई चीन वाले हिस्से में। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो वो खुद लड़ाई में बिजी रहेगा, दूसरा जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो अगर अपनी आर्मी को भेजेगा तो बहुत उसको दिक्कत और कठिनाई होगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, मैं एनालिसिस करता रहता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, कभी फिर से डिटेल मैप आपको बताऊँगा वर्ल्ड मैप का, और करंट अफेयर भी सारी चीज़ें बताऊँगा। उसमें आपको ये बात समझनी है यहाँ पे, क्योंकि जो है यहाँ पर चाइना बहुत चतुर बनता है, लेकिन आपको बता दूँ उसकी कमजोरी, चाइना की जो सेना है उसने कभी कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी है, तो उसको बहुत ही कमजोर है, मतलब वो एक्सपीरियंस के मामले में। तो बड़ी इजीली जो है ये हिस्सा जो है अक्साई चीन वाला हम लोग वापस ले सकते हैं और चाइना को धूल चटा सकते हैं। लेकिन वही बात है, ऐसा मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। तो वही काम यहाँ पर हो गया कि हुमायूं जो है चुनार का घेरा जो है, चुनार के किले को 4 महीने तक घेर कर रखा था। और 4 महीने बहुत होता है, 4 महीने का मतलब समझ रहे हैं, 4 महीने का मतलब शेर शाह जो है अफगान के साथ टीम बना के जो है उसको पूरा कर रखा था। तो 4 चीजें हैं, मैं फिर से आपको कर रहा हूँ। असंगठित साम्राज्य बाबर ने बना दिया, बट इसको संगठित करना था। भाइयों और संबंधियों का षड्यंत्र, शेर शाह का उत्थान, और शेर शाह ने ही जो है इसको मतलब हुमायूं को पराजित कर दिया। यहाँ पर शेर शाह की जीत हुई। टाइम कितना हो गया? 26 मिनट हो गया। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा और ये लास्ट सवाल यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको अगले पार्ट में काम करेंगे। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष किन्हीं 4 मुख्य कारणों की चर्चा कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ये क्लियर करना पड़ेगा आपको कि सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष हुआ। कैसे हुआ इसको समझते हैं। यहाँ पर पूरा मामला क्या है, पूरी स्टोरी जो है मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, बट यहाँ नहीं बता पाऊंगा, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी। देखिए सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है 4 जो संघर्ष हुआ, उसकी 4 वजह यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ 4 वजह। सबसे पहला वजह यहाँ पर यह है कि भाई अंग्रेजों द्वारा उत्तराधिकारी हस्तक्षेप करने से दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। जैसे कि उत्तराधिकारी होता है, जैसे राजा है तो अपना बेटा को ही राजा बनाएगा, ये वो डिसाइड करेगा आगे राजा कौन बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो है उसमें भी इंटरफेयर कर दिया अंग्रेजों ने, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के टाइम में कर दिया था कि वो आपने गोद लिया बच्चा, इसलिए जो है वो आगे का साम्राज्य नहीं हो सकता, क्योंकि झांसी को हड़पना था उसको। दूसरा यही है कि नवाब सिराजुद्दौला अपनी विरोधी घसीटी बेगम तथा शौकतगंज का दमनकार अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। इस मुद्दे को लेकर दोनों में मतभेद उत्पन्न हुए। अंग्रेज ने भी अपनी चतुराई दिखाई, जिसे सिराजुद्दौला सहन न कर सका और दोनों में संघर्ष हो गया। तो यहाँ समझना पड़ेगा यहाँ पर कि सिराजुद्दौला अपनी विरोधी उसकी जो बेगम थी घसीटी बेगम, क्या नाम है तो घसीटी बेगम तथा शौकतगंज का जो दमनकार अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे। ठीक है, तो एक तो विरोध है इसका, दूसरा स्थिति मजबूत करना चाह रहे हैं अंग्रेजों ने। वही देखो मैंने कहा ना, जब कोई उलझन में होता है तभी कोई चीज होता है। तो इस मुद्दे को लेकर दोनों मतभेद उत्पन्न हो गया था। अंग्रेज ने अपनी चतुराई दिखाई, और आप जानते हैं कि लड़ाई जो होता है ये लोग बड़ा दिमाग से अंग्रेज लोग लड़ता था। सिराजुद्दौला सहन न कर सका, दोनों हो गए संघर्ष। फिर है यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, वो 4 पॉइंट में 3 ही पॉइंट दिया है। ब्लैक होल की घटना भी सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच संघर्ष को उत्पन्न हो गया। वहां भी अब जैसे उसमें जो था, ये जो अंग्रेज लोग हैं, अब देखिए उसकी जो बेगम है, उसकी बेगम तो ऑलरेडी उसके विरोध में, अंग्रेज लोग बीच में जाकर हाँ सही सही बोल रहे हैं, नहीं ठीक है ठीक है, तो बोलेगा अंग्रेज क्या कर रहा है तुम, हमारे घर तुम वो कर रहा है, तोड़ रहा है तुम, तो चक्कर तुम निकलते नहीं निकलते, बोले हम नहीं निकले। तो इस चक्कर में भी अनबन हुआ था। और एक हुआ था ब्लैक होल की घटना हुई थी। ब्लैक होल घटना फिर हम आपको भी बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ समझिए वहां भी एक संघर्ष हुआ था। ये कुछ ऐसे वजह थे जहाँ सिराजुद्दौला और अंग्रेज जो है आमने सामने आ गए थे यहाँ पर। और इसी के साथ मैं इसको बाइंड अप करना चाहूंगा। अच्छा ये भी मैं कर दूं क्या, मीर कासिम बंगाल के नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंध की चर्चा कीजिए। प्लासी की युद्ध में अगले वीडियो में बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है प्लासी की लड़ाई, और उस लड़ाई में जो है क्या कैसे हुआ सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। मजा आएगा पढ़ने में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको मजा आया होगा पढ़ने में, आपको अच्छा लग रहा होगा। आप एक बात हमेशा समझिए और सोचिएगा कि जब आप
हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो इनमें इंटरेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर किसी टीचर के साथ में आपका लय बनता है या उसके वीडियोस देख के आपको अच्छा लगता है, मे बी मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते होंगे, मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ, तो उसका सिलेबस यानी आप बाकी की चीज़ें भी आपको अच्छा लगेगा। और ये कहानी की तरह होता है, अगर आपको इसकी कहानी क्लियर है, ये कहानी आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो आप लिख भी सकते हैं। लैंग्वेज डजंट मैटर, समझ रहे हैं मेरी बात आप, मैं क्या कर रहा हूँ? तो इसीलिए जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है जो आप सुनेंगे ना, सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा, फिर लिखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपका जो एग्जाम आने वाला है, उस एग्जाम में आप अच्छा नंबर परफॉर्मेंस कीजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये वीवीआई क्वेश्चन सीरीज जो है आगे कंटिन्यू करूं और आपके लिए लेकर आऊं, ताकि आप इन चीज़ों को सीख सके, समझ सके। बाकी टीचर यूट्यूब पर क्या कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा स्टैंडर्ड हमेशा से अच्छा खासा हाई रहता है और आगे भी रहेगा, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। तो इसी के साथ मैं इसको बाइंड अप करता हूँ। हमारी शुभकामनाएं अगेन आपके साथ है, और थोड़ा सा इसमें आप जो डेट होते हैं हिस्ट्री में उसको याद रखने की कोशिश करें, और बाकी हम मिलकर जो है बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।